Welcome everyone to Mulukai IS. My name is Mohit Bansal and today's session we are going to conduct how to prepare or approach the polity, or more precisely how we are going to prepare polity in our classes. That is what we are going to discuss in today's session. कि हम पॉलिटी को किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम इस सेशन में हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आपकी और मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए, थोड़ी सी रेपो बैठ जाए। तो मेरा नाम मोहित बंसल है, मैं इंडियन पॉलिटी फैकल्टी हूँ मलुक्का IAS में, एंड आई हैव मोर देन 6 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड ग्रूमिंग स्टूडेंट्स, और मैंने 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेंटर किए हैं, क्लासेस में किए हैं, पर्सनली किए हैं, फ़ोन्स पे किए हैं, एटसेट्रा। मैनी ऑफ हैव अपीयर्ड इन मेंस इंटरव्यू एंड इवन सम गेट रैंक्स आल्सो। और मैं खुद यूपीएससी का इंटरव्यू 2 बार दे चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने 3 बार मेंस लिखा है और उसमें से 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, 16 और 17 में। और प्रीलिम्स के जब भी मेरे मार्क्स आते थे वो उस साल की कट ऑफ से हमेशा 20 मार्क्स एक्स्ट्रा होते थे जब भी मैंने मेंस लिखा है, और मुझे पता होता था कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ प्रीलिम्स का, उसी दिन मुझे पता होता था कि मैं मेंस लिखने वाला हूँ। तो 16 में जैसे मेरे 144 मार्क्स थे, 17 में 127, 19 में 123 मार्क्स थे, और कट ऑफ 16 में अराउंड गई थी 116, 17 में गई थी अराउंड 103 और 19 में गई थी अराउंड 98 और सो। तो ये चीज़ें मैं आपको अपने आप को बोस्ट करने के लिए या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ क्लासेस में शेयर करने वाला हूँ। अगर मेरे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं प्रीलिम्स में तो आपके भी आ सकते हैं। अगर मैं इंटरव्यू तक पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हो, आप रैंक भी ला सकते हो, प्रोवाइडेड आप जो हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आपको उसको आप अपनी तैयारी में अमल करोगे। एसए में मेरे मार्क्स जैसे 2017 में हम 155 आए और हमेशा मेरे मार्क्स एसए में 140 से अबव ही रहते थे। तो एसए का भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस सेशन में नहीं, बट आने वाली क्लासेस में। और मैंने स्टेट सिविल सर्विस भी लिखे हैं जैसे हरियाणा का, और स्टेट सिविल सर्विस में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कैसे वो यूपीएससी से डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पॉलिटी करते वक्त कि किन टॉपिक से, किन एरियाज से पॉलिटी में यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम होगा और किन एरिया से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन फ्रेम होगा, किस तरीके से आपको यूपीएससी में आंसर लिखना है और किस तरीके से आपको स्टेट पीसीएस में आंसर लिखना है, ये सब डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी गेन कराना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। देन आई एम अ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अलुमनाई। मैंने मास्टर्स की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मेरा ऑप्शनल भी था। मैंने बीकॉम की है कॉमर्स में, एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये एकेडमिक बैकग्राउंड भी आपके बेनिफिट में आएगा। तो चलिए पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन। कोई स्टूडेंट पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। यूपीएससी की प्रिपरेशन के कुछ पिलर्स होते हैं जो सबसे की पिलर्स हैं। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी की प्रिपरेशन के कुछ की पिलर्स हैं। पहला है पॉलिटी, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाएगा, एंड फोर्थ है हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, आपके आर्ट एंड कल्चर सब आ जाएगा। ये सब्जेक्ट्स तो आपको तैयार करने ही करने हैं, इसके बिना तो यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, आधा अधूरा भी पढ़ा है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा,
ये सब्जेक्ट्स आपने आधे अधूरे भी पढ़े हैं तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सब्जेक्ट्स इग्नोर किए तब काम नहीं चलने वाला, तब आपको हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी यूपीएससी एग्जामिनेशन में, वो है आपका सिलेक्शन ना होना। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटी की? मैंने आपको बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द कोर पिलर है यूपीएससी प्रिपरेशन का। कैसे? आप पहले इसकी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस देखो। प्रीलिम्स में 10 से 15 क्वेश्चन एवरी ईयर पॉलिटी से पूछे जाते हैं, और कई बार तो 20 क्वेश्चन से अबव चले जाते हैं जीएस पेपर 1 में। आप सभी को पता है कि जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चंस में आप मान के चल सकते हो कि 10 से लेके 20% की जो वेटेज है वो पॉलिटी की है, और आप ये फैक्ट्स भी देख सकते हो 2011 से लेके 2019 तक ऑन एंड अराउंड 12, 11, 13, 11, 22, 13, 15 किस तरीके से क्वेश्चंस पॉलिटी से आए हुए हैं। तो कोई एक्सेप्शनल ईयर हो सकता है जिसमें 22 क्वेश्चंस पूछ ले पॉलिटी से, और कोई एक्सेप्शनल ईयर हो सकता है जिसमें 7 क्वेश्चन पूछें सिर्फ पॉलिटी से। तो ये एक्सेप्शंस है, बट इन जनरल हम मान सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, इसमें आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक पॉलिटी क्वेश्चंस गो रॉन्ग। इट मस्ट नॉट बी रॉन्ग। आपको इसमें 100% एक्यूरेसी लेनी ही लेनी है, और हमारी क्लासेस का भी यही ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाए, पॉलिटी आपके टिप्स पे कर दी जाए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से प्रीलिम्स में गलत ना हो। We would structure our classes in this manner that you would attain 100% accuracy in the examination. क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 100% एक्यूरेसी अचीव करना जरूरी है पॉलिटी में, क्योंकि जब कोई एक क्वेश्चन आपका गलत होता है प्रीलिम्स में, तो आप लगभग 2000 कैंडिडेट से नीचे आ जाओगे, यानी बाकी 2000 कैंडिडेट्स के क्वेश्चन सही होंगे तो वो आपसे ऊपर चले जाएंगे, आपकी रैंक 2000 रैंक से स्लिप हो जाएगी। ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आप 5000 लोगों से नीचे आ जाओगे, 5000 लोगों से, क्योंकि पॉलिटी हर कोई पढ़ता है। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन ही पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ के आया है, हर कोई एनसीईआरटी पढ़ के आया है। तो आपका पॉलिटी में काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप 5000 लोगों से नीचे आ जाओगे। तो इसीलिए हमारा स्पेशल फोकस रहेगा पॉलिटी में कि वी विल अटेन 100% एक्यूरेसी, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए पॉलिटी में, आप गेम से बाहर। क्योंकि आजकल 700-800 सीट्स निकलती हैं यूपीएससी की, 12 टाइम्स वो बुलाएगी स्टूडेंट्स को मेंस में, 10,000 अराउंड स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर होंगे। तो 2 क्वेश्चन गलत हुए आपके पॉलिटी के और आप गेम से बाहर। तो इसीलिए पॉलिटी के एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर जाएंगे, फैक्चुअल जो नॉलेज है उसको आपको टिप्स पे करवाया जाएगा, ताकि कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे यूपीएससी आपसे, आप उसको आंसर कर पाओ, उसके बाद मेंस में इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटी की? जीएस पेपर 2 में, जिसमें पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, सोशल जस्टिस आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है, उसमें 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पॉलिटी से आते हैं। 8 to 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी इन जीएस पेपर 2। आप ट्रेंड दे सकते हो फैक्चुअल डाटा। 2020 में 9 क्वेश्चंस, 2019 में 6, 2018 में 10, 2017 में 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम
पॉलिटी। और इवन एसए में भी एक या दो एसए पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं। एसए के दो सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में 4 ऐसे होते हैं। तो उस सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी से, और इवन सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पॉलिटी से आ सकता है। तो इन अ नटशेल मेंस में आपके अराउंड 250 से 300 मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ते हो, और हम अपने क्लासेस में ये इंश्योर करवाएंगे। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में? पहली कैटेगरी जो होती है पॉलिटी की क्वेश्चंस की, वो है फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जिसकी एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, आपको उसको थोड़ी क्रैम करनी है या उसको मेमोराइज करना है। फॉर एग्जांपल, सीधा सीधा पूछा हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो किसकी ऑथराइजेशन चाहिए, किसकी अप्रूवल चाहिए? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पीएम, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आंसर है पार्लियामेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रीलिम्स में, एक और एग्जांपल, कि सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया किस में मेंशन है? प्रीएम्बल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। यू कैन सी दैट आंसर इज डी, फंडामेंटल ड्यूटीज में। अब आपको मैं मेंस को एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं। वेलफेयर स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है? प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, 7th शेड्यूल, इट्स मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मेंस में क्वेश्चन देखो, कंट्रोलर जनरल की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं अपॉइंटमेंट की, उसकी पावर क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करती है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये आपको आपकी स्टैटिक बुक्स में मिलेगा। लक्ष्मीकांत को आपको फॉर श्योर मिलेगी ये सारी इंफॉर्मेशन। ये लक्ष्मीकांत से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को ये फैक्ट्स मेमोराइज करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, उनको याद नहीं होते। पहली क्लास में हम कुछ पढ़ाते हैं, उसको मैं 10th क्लास में पूछ लूँ, वही सेम बात बच्चों को याद नहीं रहती, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ बच्चों ने तो 3-3 बार रिवीजन भी की होती है, याद नहीं आएगी। इसको याद करने के लिए देखो क्लास में हमारा स्पेशल फोकस रहता है कि हम इसके पीछे के लॉजिक को समझें, पीछे की बैकग्राउंड को समझें, पीछे के रीजंस को सोचें कि इन प्रोविजंस का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, क्या बैकग्राउंड थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस आए। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है कि जहाँ पे जो भी पैसा सरकार कलेक्ट करती है, चाहे टैक्सेस से हो या डिसइन्वेस्टमेंट से हो, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखती है। उसमें से अगर सरकार को पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठते हैं। तो लोगों का पैसा है, तो लोगों की अप्रूवल के बाद ही वो पैसा निकाला जा सकता है। तो लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की जब तक अप्रूवल नहीं होगी, जब तक वो पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आंसर बी लगाना है। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उस आंसर को कर पाओगे। तो डायरेक्टली कहने का मतलब है कि अगर आप लक्ष्मीकांत को रटने बैठ जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट नहीं होंगे। आप 60% एक्यूरेसी पा पाओगे, 70%, बट नॉट 100%। तो इसीलिए एक मेंटर का, एक गाइड का, सीनियर्स का या एक टीचर का रोल प्ले होता है इन केसेस में। तो ये हमारा क्लास में स्पेशल फोकस रहेगा कि आपको फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी टिप्स पे कर दी जाए। फिर दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है पॉलिटी से, उसको भी हम क्लास में तैयार करेंगे, वो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। जैसे राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया क्या है ये?
फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। इसको आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल, नेचुरल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट में क्या डिफरेंस है, तभी आप मार्क कर पाओगे कि राइट टू वोट एंड इलेक्टेड क्या है। आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, सिंपल पूछा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशरी के पास पावर है कि किसी भी एक्ट पार्लियामेंट के या एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को एग्जामिन कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा, वो देखती है। तो आंसर आएगा आपका ए, आंसर आएगा ए, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखती है लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ए और बी में या ए और डी में एक्सेट्रा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमारा स्पेशल फोकस रहेगा क्लासेस में कि आपको पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए जाए। सेपरेशन ऑफ पावर जैसे, अफर्मेटिव एक्शन जैसे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ पिट एंड सब्सटेंस एक्सेट्रा। सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन पॉलिटी। वो सारे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराए जाएंगे क्लासेस में, ताकि ये क्वेश्चंस हमारे 100% करेक्ट हो। इसी तरीके से पूछ लेते हैं कि लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रेंट। इसी तरीके से मेंस में पूछते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट को रोकती है। सब आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जामिनेशन क्लासेस में क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्वेश्चंस जो आते हैं वो है एनालिटिकल क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंस पूछी जाए, प्रोज एंड कॉन्स पूछी जाए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पूछे जाएं, आपसे लिमिटेशंस पूछी जाएं, सॉल्यूशंस पूछे जाएं, रिकमेंडेशंस पूछी जाएं एटसेट्रा। ये एनालिटिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कैग की इंपॉर्टेंस पूछी हुई है इस क्वेश्चन में प्रीलिम्स में, तो आपको बतानी है। उसके बाद देखिए आप मेंस में ट्रिब्यूनल कैसे ऑर्डिनरी पावर को कट करती हैं, फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा हुआ है, पंचायती राज सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा हुआ है, उनके सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो ये सारे क्या है, एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कई कॉन्सेप्ट्स जो है लक्ष्मीकांत में या एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। जैसे थ्योरी ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मेंशन नहीं है, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म मेंशन नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन की थ्योरी मेंशन नहीं है। तो वो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में जो कमी है सिलेबस की या टॉपिक कवरेज की, वो हम क्लासेस में इंक्लूड करेंगे। उसके हम आपको क्लास नोट्स देंगे, प्रिंटेड नोट्स भी देंगे, और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक रेडी रेफरेंस होगा जिसको रीड करके आप अपना टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपना टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, वो है डायनेमिक क्वेश्चंस। डायनेमिक क्वेश्चंस, डायनेमिक क्वेश्चंस क्या है? डायनेमिक क्वेश्चंस बेसिकली करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक क्वेश्चंस। जैसे प्रीलिम्स में देखो, एक पुट्टू स्वामी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, पुट्टू स्वामी, जस्टिस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना था। तभी यूपीएससी ने उसको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस आर्टिकल में आता है, 14, 17, 21, 24 एटसेट्रा। तो आता है वो आर्टिकल 21 में, तो आंसर है सी। इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट की जाती है। रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन के टर्म्स एंड कंडीशन पूछ ली। इसी तरीके से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 पे, उसके बारे में पूछ लिया यूपीएससी ने मेंस में। तो ये करंट अफेयर्स जो हैं उसके लिए आपको स्टैटिक का अच्छी नॉलेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तभी आपको ये सारे टॉपिक्स समझ आएंगे। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट है, इसको समझने के लिए आपको कोलिजियम सिस्टम को समझना जरूरी है।
ऐसी फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझना जरूरी है, तभी आप इसके टर्म्स एंड रेफरेंस को समझ पाओगे। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को समझना जरूरी है, तभी आप राइट टू प्राइवेसी को समझ पाओगे। अब सवाल उठता है कि आपको खुद से तैयार करने हैं या इसको भी क्लासेस में कवर किया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछेगी, इसको भी क्लासेस में कवर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जब मैं आपको यूटी कराऊंगा, यूनियन टेरिटरीज, तब आपको मैं अभी जो दिल्ली में एक एक्ट, दिल्ली के लिए यूनियन लेजिस्लेचर ने यानी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। उससे दिल्ली की जो पावर्स है वो सीएम से लेते हुए दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। करंट अफेयर का इशू है, वो मैं आपको यूटी के चैप्टर में कराऊंगा। इसी तरीके से पिछले साल एक करंट अफेयर का इशू आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स, करंट अफेयर का इशू है, उसको भी मैं आपको सिटीजन के चैप्टर में कराऊंगा। तो यानी करंट अफेयर्स भी हमारी क्लास का पार्ट होगा। अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो हमारी सेपरेट क्लासेस भी होती हैं करंट अफेयर की, फ्राइडे सैटरडे को 4 बजे, उसमें वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा। बट आई वुड मेक श्योर कि जो पॉलिटी की करंट अफेयर है वो पॉलिटी की क्लासेस में ही कवर हो जाए। जिस टॉपिक की जोन सी करंट अफेयर चल रही है, जोन सी भी न्यूज़ करंट में चल रही है, उसको मैं इन डेप्थ एनालिसिस के साथ उस टॉपिक में कराऊंगा। गवर्नर का मिसयूज, ऑफिस का मिसयूज किया जा रहा है, आर्टिकल 356 का मिसयूज किया जा रहा है रिसेंटली, पॉलिटी की क्लासेस में होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, पॉलिटी की क्लासेस में होगा। तो एवरी इशू ऑफ करंट अफेयर वुड बी डिस्कस्ड इन रिस्पेक्टिव टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, सॉरी पॉलिटी क्लास। तो यही 4 तरीके के क्वेश्चंस पूछती है और होलिस्टिकली हम क्लासेस में पॉलिटी को कवर करेंगे। उसके बाद एसए आता है। एसए देखो, फिजिकल टाइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वाटर डिस्प्यूट्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछ लिया, स्मॉलर स्टेट, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा है, लैंग्वेज के बारे में पूछा है, पास्ट प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स, जस्टिस मस्ट रीच द पुअर, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछा है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से पॉलिटी के एसेस पूछे जाते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इतना कंटेंट मिलेगा क्लासेस में, इतने एग्जाम्पल्स, इतने केस स्टडीज, इतने फैक्ट्स आपको मिलेंगे कि आप एक अच्छा एसे एग्जामिनेशन में लिख पाओगे। आई कैन गारंटी यू। एक एक पॉइंट पॉलिटी का हम सो मेनी एग्जाम्पल से, सो मेनी केस स्टडी से समझने वाले हैं। तो आपके पास इतना फूड और मटेरियल होगा कि आप कोई भी एसे बिना डर के, बिना झिझक के आप अटेम्प्ट कर पाओगे और उसमें काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इवन इंटरव्यू में भी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, क्या सिर्फ उनसे ही पूछते हैं? यानी किसी के पास ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, या किसी ने मास्टर्स की है पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्हीं से पूछते हैं या सबसे पूछते हैं? मेरा मानना है कि सबसे ही पूछते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो अज्यूम करता है कि पॉलिटी एक कोर पिलर है यूपीएससी प्रिपरेशन का, तो सबने इसको पढ़ा हुआ है। तो जनरल क्वेश्चन वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि इज गवर्नर ऑफिस बीइंग मिसयूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे पूछ लेंगे इज जुडिशरी इंक्रोचिंग अपॉन द एग्जीक्यूटिव रियल्म और एग्जीक्यूटिव एरना और एग्जीक्यूटिव स्फीयर। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो मान लेते हैं कि आपने इसको पढ़ा है, बेसिक सब्जेक्ट है, तो आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। और उसको अगर आप आंसर कर देते हो तो यू कैन स्कोर बिग इन इंटरव्यू आल्सो। एक आंसर आपको 200 मार्क्स ला सकता है, सिर्फ एक आंसर। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से समझ लिया तो उस पर आप 6 लगा सकते हो, छक्का लगा सकते हो इंटरव्यू में, और यू कैन स्कोर 200 मार्क्स। और पॉलिटी को इसलिए भी समझना है हमें कि वो बाकी अदर सब्जेक्ट्स का बेस है, उसकी इंटरलिंकेज, इंटरकनेक्टिविटी बाकी सब्जेक्ट से है। जैसे बजट पढ़ेंगे हम पॉलिटी में, बजट आपका इकोनॉमी में आएगा,
हम रिजर्वेशन पढ़ेंगे पॉलिटी में, आपको कास्ट सिस्टम सोसाइटी में पढ़ना है, हम रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ेंगे, वो सब आपका गवर्नेंस में भी आएगा, गवर्नेंस में भी आएगा। सो पॉलिटी हैज मल्टीपल टॉपिक्स विच हैज इंटरलिंकेज, इंटरकनेक्टिविटी और एक्ट एज अ बेस फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो आपके अदर सब्जेक्ट्स को अच्छे से करने में भी पॉलिटी मदद करेगा, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना पड़ता है, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना पड़ता है। अगर आपका पेपर 1 में कोई क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है। पेपर 2 में पूछे तो सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं, नहीं, आपको सोशल, इकोनॉमिक, गवर्नेंस, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो क्लास में स्पेशल फोकस किया जाएगा कि इन इंटरलिंकेजेस को डेवलप किया जाए ताकि आप एक मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख पाओ। और एज अ सिविल सर्वेंट भी पॉलिटी एक एस्पिरेंट को हेल्प करता है। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपके दिमाग में रटा पड़ा है तो यू कैन हैंडल पॉलिटिशियंस वेल, you can handle public well, you can handle any issue which the public is facing. तो पॉलिटी की क्लासेस के थ्रू आपकी सिविल सर्वेंट क्वालिटीज को भी डेवलप किया जाएगा। तो इससे आपको एथिक्स में भी आंसर लिखने में मदद मिलेगी कि कैसे आपको न्यूट्रल रहते हुए सोचना है, कैसे इम्पार्शली आपको किसी भी टॉपिक पे सोचना है, कैसे ऑब्जेक्टिवली सोचना है, कैसे आपको किसी भी प्रोविजन के पीछे की पॉलिटिक्स को समझना है, एटसेट्रा। तो उस पर भी स्पेशल फोकस किया जाए। तो जो बेसिक एरियाज हैं सिलेबस के जो हमें फोकस करने हैं पॉलिटी प्रिपरेशन में, जो हम क्लासेस में करेंगे, वो होंगी प्रेम्बल, उसके फीचर्स, 42 अमेंडमेंट, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या नहीं है, सब डिबेट हम करेंगे। शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, 12 के शेड्यूल्स के बारे में, स्पेशली हम 5th और 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे आर्टिकल्स के बारे में बेसिक आइडिया हम लेंगे, लगभग सभी आर्टिकल्स पे, और जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको याद रखेंगे। और जिसमें डिटेलिंग चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं काफ़ी डिटेल में करने होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जिसका सिर्फ एक ओवरव्यू लेना होता है उसको ओवरव्यू लेंगे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको ब्रॉडली याद रखने होते हैं, इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाना होता, उसको इस तरीके से करेंगे। तो जिस आर्टिकल्स की जितनी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, वेटेज है, उसको उस हिसाब से हम कवर करेंगे। इसी तरीके से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, साइलेंट फीचर्स, इन्फ्लुएंस क्या है, अदर्स कंट्रीज़ का सोर्सेज क्या है, सब पढ़ेंगे। यूनिट ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे हम सब, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनियन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल एरियाज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5th शेड्यूल एरियाज़, जम्मू कश्मीर के बारे में, नागालैंड के बारे में, सब पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे। एमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, सब के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वनरेबल सेक्शन के बारे में है उसके बारे में हम क्लासेस में कवर करेंगे। सो वी विल नॉट लीव एनी टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो क्लास में हर एक टॉपिक पॉलिटी का कवर किया जाएगा और आपको क्लास नोट्स के सिवा कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो जो भी करंट अफेयर होगी उस टॉपिक की जो हमने अभी कवर की है उसको भी हम क्लासेस में कवर करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे CNRC का एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का एग्जांपल दिया था। तो अब बात आती है कि पॉलिटी के लिए बुक्स हमें कौन सी पढ़नी है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो सीधा लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कर देते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं और तीसरे दिन लक्ष्मीकांत को एक कॉर्नर में रख देते हैं, उसके बाद उसको बिल्कुल छूते भी नहीं है, क्योंकि वो बाउंसर हो जाती है, सर के ऊपर से चली जाती है, कुछ समझ नहीं आता उसमें से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, और वो भी क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। क्यों? जैसे जब आप बच्चे थे, आपका जन्म हुआ, तो सबसे पहले आपने बैठना सीखा, फिर उसके बाद आपने रेंगना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, फिर साइकिलिंग सीखी, फिर स्विमिंग सीखी, फिर कार सीखी, बाइक सीखी, एटसेट्रा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को कवर किया। तो पॉलिटी की प्रिपरेशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करनी है। पॉलिटी की एनसीईआरटी से होते हुए हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे। तो इन जो एनसीईआरटीज हैं, इनकी मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, आपको ये पढ़नी है। 6th 7th 8th 9th 10th, ये 6th की एनसीईआरटी है, ये 7th की है, ये 8th की है, ये 9th की है, और ये 10th की है। फिर उसके बाद आपको +1 की एक अच्छी किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको भी पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 5-5 6-6 एनसीईआरटी होगी, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो उसके लिए मलुका IAS ने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है, एनसीईआरटी सिनॉप्सिस। इन सभी एनसीईआरटी को कंपाइल किया गया है ताकि कुछ सिलेक्टेड पेजेस में ही आप इस पूरी एनसीईआरटी को पढ़ सको। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले उस एनसीईआरटी सिनॉप्सिस को पढ़ना, फिर हम लक्ष्मीकांत की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। क्लासेस जो होंगी उसमें जो कंटेंट होगा मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से होगा। पहले आप एक बार बुक लिस्ट देख लीजिए। तो आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली भी रेफर कर सकते हो, या एनसीईआरटी जो सिनॉप्सिस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो। एक जगह से करना, दोनों को रेफर मत करना। सेकंड, हमारी एनसीईआरटी क्लासेस भी चल रही हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको एनसीईआरटी का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आप उनको भी अटेंड करना, आपकी उनकी भी उनसे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। फिर उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है फॉर श्योर। लक्ष्मीकांत की एक अच्छी बात है कि जो हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़े, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर देता है, आई मस्ट से। उसमें कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्मीकांत इज बेस्ट सोर्स टू कवर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिटी, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को वो बहुत आधा अधूरा कवर करती है। जैसे फेडरलिज्म के बारे में बात करती है, बट सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात नहीं करती, जस्टिस के बारे में बात नहीं करती, अफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात नहीं करती, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म के बारे में बात नहीं करती, एटसेट्रा। फिर ये डायनेमिक इंफॉर्मेशन को कवर नहीं करती, करंट अफेयर्स इसमें मेंशन नहीं होंगे। फोर्थ, इसमें एनालिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत कम इसमें कवर किया हुआ है। हर इश्यूज के प्रोज कॉन्स क्या हैं, हर टॉपिक के इश्यूज क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, वो सब इसमें मेंशन नहीं है। तो उसको कवर करने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर conceptual, analytical and dynamic information। फिर उसके बाद कुछ और एनसीईआरटीज है, जैसे क्लास +1 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल एनसीईआरटी क्लास 12, एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये तीनों एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हो। जैसे ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये रिकमेंडेड है जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। जो ऑप्शनल है जिनका पॉलिटिकल है उनके लिए रिकमेंडेड है। जनरल स्टडीज में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना। और अगर आप एनसीईआरटी सिनॉप्सिस पढ़ते हो हमारे, तो वो मोर देन इनफ है, तब आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, सॉरी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़नी होती है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। ये पॉलिटी की किताब नहीं है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की किताब है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। फिर ये किताब आती है इंट्रोडक्शन टू दी डीडी बासु ऑफ इंडिया। लक्ष्मीकांत से पहले यही बुक रिकमेंड की जाती थी फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन अब इसको कोई रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज बेटर देन डीडी बासु। क्यों? क्योंकि डीडी बासु एक लॉयर थे, वो उन्होंने जो किताब लिखी वो काफ़ी टेक्निकल लिखी, काफ़ी लीगल लैंग्वेज में लिखी, जो स्टूडेंट्स के सर के ऊपर से चला जाता है।
तो इसलिए आप इस किताब को स्किप कर सकते हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी क्लासेस में डीडी बासु से अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, वो हम क्लासेस में कवर करेंगे। आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो काम आपके लिए मैं करके दूंगा। जो डीडी बासु से अच्छा कंटेंट कोई भी है, वो आपको मैं अपनी क्लासेस में वहीं उसको कंपाइल कर दूंगा। तो आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन अ नटशेल आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के सिनॉप्सिस जो हम प्रोवाइड करेंगे। सेकंड आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत। थर्ड आपको पढ़नी है हमारी क्लास नोट्स। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो तो आपकी पॉलिटी कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। आपको मैं यहां पे अपनी खुद की फिर से मैं बता रहा हूं कि मियां मिट्ठू बनने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, या मैं आपको सेल्फ बोस्टिंग करने के लिए बात कर रहा हूं, नहीं। लक्ष्मीकांत अकेली पढ़ने से आपकी पॉलिटी तैयार नहीं होगी। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आप अगर पॉलिटी से सपोज 12 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 3 या 4 ही आंसर कर पाओगे एग्जामिनेशन में। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो 5 या 6 तक कर लोगे, लेकिन बाकी के 6 करने के लिए आपको टीचर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। टीचर पे नहीं होना चाहते तो सीनियर्स पे होना पड़ेगा, सीनियर्स पे भी नहीं होना चाहते तो गूगल इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि आप थक जाओगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ क्लास नोट्स जरूर पढ़ना, तभी आप 12 के 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे यूपीएससी के, जो पॉलिटी सेक्शन से आएंगे आपके जीएस पेपर 2 में। उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी आप एक पढ़ सकते हो। अभी तक के जितने इश्यूज हुए हैं वो मैं क्लास में कवर करा ही दूंगा, लेकिन जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद भी नए नए इश्यूज आते रहेंगे। उसके लिए आपको अप टू डेट रहना है, उसके लिए आपको हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। और हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं फ्राइडे सैटरडे को, आपको वो क्लास अटेंड करनी है। उसमें अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी नया इशू आया है, सेडिशन पे या यूपा पे या गवर्नर पे, प्रेसिडेंट पे, कोई भी इशू आया है उसको हम क्लास में कवर कर देंगे। तो आपको उन क्लासेस से अपने आप को अप टू डेट रखना है। ये 2 सोर्स ऑन है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, योजना कुरुक्षेत्र। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं जो भी पार्लियामेंट में आते हैं, जैसे एनसीटी का बिल है, कर्नाटक बजट एनालिसिस है, यूनियन बजट का बिल है, या इंश्योरेंस अमेंडेड बिल है, इसका एनालिसिस इस वेबसाइट पे दिया होता है। इसको भी आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बिल का एनालिसिस होगा वो मैं क्लास में करवा दूंगा, ना सिर्फ इस सोर्स से बल्कि अदर सोर्स से भी। योजना कुरुक्षेत्र में कई बार पॉलिटी के टॉपिक पे इशू आ जाता है, जैसे फेडरलिज्म एंड इंडियन पॉलिटी पे आया हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बात की हुई है। तो इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी विल कवर द टॉपिक इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इन क्लास। सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन एंड एआरसी, तीनों को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इन रिपोर्ट्स में क्या है कि हर टॉपिक से इश्यूज मेंशन है कि पंचायत के इश्यूज क्या है, म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज क्या है, गवर्नर के ऑफिस के इश्यूज क्या हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस में इश्यूज क्या हैं, फिस्कल रिलेशन में इश्यूज क्या हैं, फाइनेंस कमीशन के इश्यूज क्या हैं। फिर उसकी रिकमेंडेशंस भी दी हुई है, सजेशंस भी दी हुई हैं कि इन इश्यूज को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं बुल्की हैं, बहुत बुल्की हैं, स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता इनको पढ़ने के लिए। फिर इनके नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए दिक्कत आती है। फिर इनमें जो बातें लिखी हुई हैं उसको लक्ष्मीकांत में कैसे लिंक करें, एनसीईआरटी से कैसे लिंक करें, वो नहीं समझ आता। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस होंगी, इंपॉर्टेंट इश्यूज इन कमिटीज़ ने पिन पॉइंट किए होंगे, वो मैं क्लासेस में कवर कर लूँगा। तो यू वुड नॉट हैव एनी नीड टू रेफर दीज रिपोर्ट्स आल्सो। अगर आपको करनी है तो इसकी समरी पढ़ लेना। अगर आपको अपना दिल, अगर आपका मानता नहीं है, बिना पढ़े आपको संतुष्टि नहीं होती, इनकी समरी पढ़ लेना, अदरवाइज हम क्लास में कवर कर लेंगे। और आई वुड रिकमेंड कि क्लास नोट्स को ही बारी बारी पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, क्लासेस लगानी होती हैं, उनको रिवाइज करना होता है, उसको बुक्स पढ़नी होती हैं, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के टेस्ट लगाने होते हैं, मेंस के टेस्ट लगाने होते हैं। यू हैव टू डू सो मैनी थिंग्स। तो ये सब भी हमारी क्लासेस में कंप्लीट होगा। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि हम प्रीलिम्स में 100% एक्यूरेसी अचीव करेंगे।
मेंस में हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसको इतने अच्छे से करेंगे कि हम पूरे मार्क्स उसमें लें। वो कैसे होगा, हम अपने आंसर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे। फॉर एग्जांपल इन इंट्रोडक्शन कि ये आर्टिकल जो है इस इशू से डील करता है। फॉर एग्जांपल गवर्नर पे क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल 151 इस गवर्नर के ऑफिस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 जजेस अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 111 वीटोस के बारे में बात करता है प्रेसिडेंट की। तो वो सब हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। कॉन्सेप्चुअल फिर हम उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन दे देंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल एक्टिविज्म, अफर्मेटिव एक्शन एक्सेट्रा। फिर उसका कॉन्सेप्चुअल के बाद एनालिटिकल पार्ट आ गया, उसके एनालिसिस हम देंगे, प्रोज कॉन्स, मेरिट डिमेरिट्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा क्या है। फिर उसमें हम करंट अफेयर का तड़का लगा देंगे बीच में, उसके एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज सब उसमें मिक्स कर देंगे। फिर लास्ट में सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, ARC, जस्टिस वर्मा कमेटी एटसेट्रा, इन सब की रिकमेंडेशंस डाल देंगे एज अ कंक्लूजन। तो इससे हमारा आंसर तैयार हो गया। आंसर तैयार हो गया तो पूरा आंसर, पूरे मार्क्स हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से हम मेंस में तैयारी करेंगे और इंटरव्यू में भी उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इवन क्लास में आपसे पूछूंगा भी, ताकि आपकी जो इंटरव्यूइंग आंसरिंग स्किल्स हैं वो साथ के साथ तैयार होती रहे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी सिंपल रहेगी। रीड करेंगे, हम समझेंगे। रीड का मतलब है समझना, कॉन्सेप्ट को मिलकर समझेंगे, उसको बारी बारी रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको डेली 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रीलिम्स के। जो भी टॉपिक हम क्लास में कवर करेंगे, मान लीजिए हमने सिटीजनशिप का टॉपिक कवर किया तो उसके 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने समझा उसको आप प्रैक्टिस कर सको। उससे आपको पता लग जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, वो कॉन्सेप्ट आप इंटरनलाइज कर पाओ, उसको पक्का कर पाओ। तो इसलिए आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जिसको आपको कहा जाएगा कि आप उसको लिखो और हम उसको रिव्यू भी करेंगे, ताकि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी साथ साथ डेवलप होती रहे, ताकि जो हमारी तैयारी है प्री मेंस के इंटीग्रेटेड फैशन में हो। तो मैं आपको 5 बार रिवाइज करवा दूंगा पॉलिटी को। पहली क्लास में होगी जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराएगी। सेकंड, जो हम क्लासेस में चैप्टर्स पढ़ेंगे वो कोरिलेशन मैनर में पढ़ेंगे। जैसे जिस दिन मैं आपको प्रेसिडेंट का चैप्टर कराऊंगा, उसी दिन मैं आपको गवर्नर का चैप्टर भी कराऊंगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से जब मैं आपको PM का चैप्टर कराऊंगा तो CM का भी करा दूंगा। इसी तरीके से जब मैं आपको फेडरलिज्म की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी साथ साथ कराऊंगा। तो इस तरीके से चैप्टर की कोरिलेशन के साथ आपको चैप्टर्स में जो इंटरलिंकेज है वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। थर्ड, आपको माइंड मैप, नोट्स, टेबल्स कैसे बनाने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, वो भी आपको क्लास में समझाए जाए। फिर इन चैप्टर्स को अदर सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बजट इकोनॉमी में भी आता है, पॉलिटी में भी आता है, रिजर्वेशन जो है पॉलिटी में भी आता है, सोसाइटी में भी आता है। इन सबको आपको कैसे लिंक करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और करंट अफेयर से कैसे लिंक करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जब आपको पहले मैं क्या करूंगा कि पूरे स्टैटिक पार्ट कराऊंगा, जैसे कि यूटी के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या हैं। फिर बाद में आपको करंट अफेयर का टॉपिक कराऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट में क्या अमेंड किया गया है, पहले क्या प्रोविजंस थे, अब क्या किया गया है। तो आपको करंट अफेयर से उससे लिंक कराना सिखाऊंगा। जुडिशरी में जैसे पहले आपको कराऊंगा कि पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था अपॉइंटमेंट का, फिर उसको कोलिगियम सिस्टम में कैसे चेंज किया गया, फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने क्या चेंजेस करनी चाहिए, फिर अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर से क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सारा हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर तक आपको कराया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर भी आपको सोल्व कराए जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे पॉलिटी के, आपको उसको सोल्व करना है एंड आपको उसमें अपनी गलतियों को पहचानना है और रियल एग्जाम में आपको 100% एक्यूरेसी लानी है। जैसे मोहम्मद अली बोलते थे कि ट्रेनिंग के टाइम जितना मर्जी खून बहाना है बहा लो, ताकि रियल वॉर में आप खून ना बहाओ। अभी जितनी गलतियां करनी है कर लो, ताकि रियल एग्जाम में हम कोई गलती ना करें। इसीलिए वो प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट कराए जाएंगे, क्लास में भी कुछ कराए जाएंगे। जो भी टॉपिक होगा, जैसे प्रेम्बल का कोई टॉपिक है जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन एडिशनल दिए जाएंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में, कितनी विड्थ में आपको जाना है और किस टॉपिक को समझने के बाद उस पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करती है यूपीएससी, ये सब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा।
तो ये भी हम कवर करेंगे। इस तरीके से हम सारी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। तो पॉलिटी को जो हम कवर करेंगे उसके चैप्टर्स को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि वो मिनिमम टाइम ले, मैक्सिमम क्लैरिटी दे। फॉर एग्जांपल अगर हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो साथ में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को भी पढ़ लेंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे हैं तो साथ में हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे ताकि आपको सारा जुडिशरी का जो टॉपिक है अटमोस्ट क्लियर हो जाए आपके हेड में, सारा एक फ्रेमवर्क बन जाए, पूरा माइंड मैप बन जाए, आपको एक छोटी सी भी कंफ्यूजन ना हो माइंड में रिगार्डिंग जुडिशरी टॉपिक। इसी तरीके से जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे तो सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, शेड्यूल एरियाज, स्पेशल प्रोविजंस, ये सारे इकट्ठे पढ़ेंगे ताकि आपको सेंटर स्टेट, लोकल यूनिट्स, इवन पंचायत म्यूनिसिपैलिटी भी साथ में पढ़ेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो है इंटरलिंक्ड है। और इससे एक टाइम भी बचता है, आपकी क्लैरिटी भी आती है, एक फ्लो भी बनता है और एक स्ट्रक्चर मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में, साइंटिफिक मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिलेबस कंप्लीट होता है। तो यही हमारी अप्रोच रहेगी कि हम मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट लेके आए पॉलिटी से। सो दैट्स ऑल फॉर द पॉलिटी। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। सो वी विल मीट इन द क्लासेस जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आपको पॉलिटी में महारत हासिल करवाई जाएगी। एंड that's all for today. Thank you very much to all of you. I wish you good luck and very happy learning.